हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कैपेसिटर के बारे में, तो आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। समानांतर प्लेट संधारित्र, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और समानांतर प्लेट संधारित्र में हम लोग समझे हुए थे कि जैसे दो प्लेट है, उसके बीच का डिस्टेंस d है और प्लेटों का क्षेत्रफल a है। इस पर आवेश q दिया जाता है। इस पर निगेटिव आवेश इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इस प्लेट के इस हिस्से को जो है यहाँ पर ग्राउंडिंग कर दिया जाता है, जिससे कि इसका सारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका कैपेसिटी, इसका प्लेट का एरिया ए है, ठीक है ना। एरिया एरिया जो है वो प्लेट का वो ए है और बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, यानी सेपरेशन कह सकते हैं। सेपरेशन वो जो है वो डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो ए है। तो हम लोगों ने कैपेसिटेंस का यानी इसकी धारिता के लिए फॉर्मूला निकाला हुआ था। धारिता धारिता सी बराबर ए एप्सिलॉन नट अपॉन डी। ये चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नट अपॉन डी, जहाँ पे क्या है, ए जो है वो क्षेत्रफल हो गया प्रत्येक प्लेट का, डी बीच की दूरी हो गई और एप्सिलॉन नट जो है वो माध्यम हो गया। ये दोनों प्लेटों के बीच का जो खाली स्पेस है, ठीक है, उस खाली स्पेस में वायु भरा हुआ या निर्वात है, ठीक है। तो वो उसके परावैद्युत उसके वो विद्युतशीलता को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग इस पे क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटेंस का हम लोग कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे बताए थे कि अगर मान लो कि दोनों प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है, अगर इस क्षेत्रफल को किसी दूसरे परावैद्युत माध्यम से भर दिया जाए, कोई भी परावैद्युत माध्यम, जैसे कि वो एयर के अलावा कोई भी, जैसे रबड़ हो गया, माइका हो गया, पेपर हो गया, कोई भी परावैद्युत माध्यम अगर भर दिया जाए, ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो उसकी जो धारिता हो जाएगी सी डैश, तो उसको लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नट अपॉन डी। और उसका माध्यम, उस जो परावैद्युत माध्यम होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक के हो गया, तो के से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी नई धारिता यहाँ पर निकल जाएगी। डेट मीन्स कि अगर उस परावैद्युत माध्यम का वैल्यू जितना भी होगा, उस कैपेसिटर की यानी उस संधारित्र की जो धारिता होगी उतनी गुनी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये अगर यहाँ पर जो भी परावैद्युत पदार्थ भरा गया, अगर उसका परावैद्युतांक 6 है तो उसकी धारिता 6 गुनी हो जाएगी। और अगर 4 है उसका के का मान, तो 4 गुनी उसकी धारिता यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये बीच का स्पेस भरने से उसकी धारिता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ये भी चीज देखें तो सी जो है वो एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया के समानुपाती हुआ, यानी इस प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी बीच की दूरी जितना ही कम होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। और साथ साथ के पर भी डिपेंड करेगा, यानी पैरावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस, उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें ये एक तो ये चीज है, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संधारित्र की जो धारिता वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है या किस पे निर्भर नहीं करती, और 3-4 लिस्ट कर दिया कि जैसे किस चालक की ये प्लेटों के बीच की दूरी पर या प्लेटों के क्षेत्रफल पर या उसके बीच वाले माध्यम की प्रकृति पर कैसे दे सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ से देख करके आप आंसर कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा एराइज होता है कि अगर मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए। प्लेटों के बीच की दूरी आधी, यानी पहले उसकी जो दूरी थी वो डी थी, अब उसको आधा कर देंगे, ठीक है। तो एक नई दूरी मिल जाएगी डी डैश। डी डैश बराबर डी/2, यानी पहले की दूरी की आधी। क्वेश्चन में फिर ये भी रहता है कि प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसको दुगुना कर दिया जाए। तो क्षेत्रफल उसका ए था तो उसको दुगुना कर दिया गया, यानी 2a से गुना हो गया, तो उसका क्षेत्रफल अब नया क्षेत्रफल हो जाएगा ए डैश, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या किया गया
कि दोनों के बीच की दूरी को आधी कर दी गई, प्लेटों का क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया गया। तो अब उसका कैपेसिटेंस पूछा जाएगा कि उसका कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटेंस किस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो कैपेसिटेंस जो होगा वो सी डैश, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला है ए की जगह पर ए डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लिखे तो ए डैश को लिख सकते हैं 2a एप्सिलॉन नॉट और डी डैश को लिख सकते हैं d/2। तो ये जो 2 है ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 2 के साथ गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और फिर ये लिख सकते हैं a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ठीक है, तो ये हमारा न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो ये 4 और a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d जो है वो क्या है, तो वो ऑलरेडी जो है हमारा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d प्रारंभ में उसका कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, तो इस प्रकार से नया जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा पहले के कैपेसिटेंस का 4 गुना, यानी उस कैपेसिटर की यानी संधारित्र की जो धारिता है वो पहले की तुलना में 4 गुनी बढ़ जाएगी, सी डैश बराबर 4c हो जाएगा। इसी में और भी तरह के क्वेश्चंस उसमें ऐड होते हैं, जैसे कि अब जैसे हम यहाँ पे ले लेके उसके बीच की दूरी को आधी कर दी गई और क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया गया। ये भी हो सकता है कहा जाए कि बीच की दूरी को दुगुना कर दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो उसको भी हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ समझ इसी में इसको प्रीवियस इसी में इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे इसको चलिए लिखते हैं। तो अगर सपोज करो कि बीच की दूरी को जैसे अगर मान लेते हैं कि ऐसे रखा जाए कि डी डैश बराबर बीच, ये जो बीच की दूरी है उसको दुगुना कर दिया जाए, तो दुगुना तो पहले डी था तो अब 2d हो जाएगा। और अगर इसके क्षेत्रफल को ए डैश को जो है आधा कर दिया जाए यानी a/2। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से ये जो यहाँ जो सिचुएशन था उससे थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया गया। तो अब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, तो उसकी नई जो धारिता होगी सी डैश, उसको क्या लिखेंगे ए डैश, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ए डैश की जगह पर लिखेंगे a/2 एप्सिलॉन नॉट और डी डैश की जगह पर लिखेंगे 2d। तो ये क्या होगा, ये जो a/2 है उसका जो 2 होगा वो नीचे आके गुना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/4, और इसको लिख सकते हैं a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, यानी कैपेसिटेंस हमारा हो जाएगा C। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसका कैपेसिटेंस हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस, तो इसलिए C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C/4, यानी पहले जो उसकी धारिता थी उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों सिचुएशन को देखो, तो अगर बीच की दूरी को कम कर दिया जाए, क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, तो दोनों जो है वो उसका जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए उसका कैपेसिटेंस उसकी धारिता जो है वो बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो उसका क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया और दूरी को भी बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया, तो ये कैपेसिटर का जो है संधारित्र के उसकी धारिता को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है ना, उसके अपोजिट जाता है, इसलिए उसकी जो धारिता हो गई वो यहाँ पर 1/4 हो गई, पहले की तुलना में 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव में भी या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन इसमें कैपेसिटर से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब चलिए देखते हैं कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन, यहाँ लिख सकते हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, अब ये संधारित्रों का संयोजन का मतलब क्या है, जैसे हमको सर्किट में संधारित्र जब हम यूज करते हैं तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि धारिता बढ़ाने की जरूरत होती है, कहीं पर धारिता को कम करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो वैसे स्थिति में संधारित्रों का हम ग्रुपिंग करते हैं, 2 3 4 5 संधारित्र को आपस में कभी सीरीज में कभी पैरेलल में हम ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह का ग्रुपिंग हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला इन सीरीज,
पहला हो गया इन सीरीज, सीरीज मतलब कि श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं उसको हम समझते हैं। संधारित्र के सिंबल वगैरह के बारे में आप लोग हम बता चुके हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा एक संधारित्र हो गया, ठीक है, उसके बाद से ये संधारित्र हो गया और यहाँ पर लोग 3 संधारित्र ले रहे हैं, ठीक है, फिर एक दूसरा संधारित्र हो गया, ठीक है, फिर इसके साथ एक तीसरा संधारित्र हो गया। ऐसे हम इन संधारित्रों को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, और भी संधारित्र हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ऐसे संधारित्रों को जोड़ रहे हैं और जोड़ करके फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पावर सोर्स से हम लोग उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, पावर सोर्स यानी जिससे होकर के इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। तो यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल पावर सोर्स जिसका विभवांतर भी है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वो पावर सोर्स जो भी हो, ठीक है, भी पावर सोर्स हम उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो संधारित्र है, ठीक है, तो तीनों की जो धारिता है, एक की धारिता C1 हो गई, दूसरे की धारिता C2 हो गई और तीसरे की धारिता C3 हो गई, ठीक है। अब इस पावर सोर्स के कारण क्या होगा कि इसमें से होकर के चार्ज फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं कि इससे होकर के चार्ज जाता है। अब चूंकि सभी जो हमारा कैपेसिटर्स है वो सभी संधारित्र एक ही सीरीज में जुड़े हुए, सीरीज मतलब कि एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ लिया, फिर इधर से कोई दूसरा पकड़ लिया और इस तरह से लंबी हम श्रृंखला बना लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं सीरीज में जोड़ना, श्रृंखला में जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना, ठीक है। तो ऐसे जोड़ा गया। तो जो भी हम यहाँ से आवेश दे रहे हैं यह चार्ज जो होगा वो सभी में, सभी संधारित्रों से होकर के गुजरेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि हाँ कुछ संधारित्र में इसमें ज्यादा गया उसमें कम गया, ऐसा नहीं। जो भी आवेश जाएगा वो सभी आवेश होगा, इन सबसे होकर के गुजरते हुए यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे जा रहा है और यहाँ से ये संधारित्र ये जो आवेश है वो वापस बाहर आ रहा है। तो सबके लिए आवेश का मान सेम हो गया। अब क्या है कि इसमें जो है आवेश सेम जा रहा है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, यानी सबकी धारिता अलग अलग है। तो इसलिए सभी संधारित्रों के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विभवांतर जो होगा वो सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। इस प्लेट के लिए विभवांतर मान लेते हैं कि V1 हो गया, ठीक है, इस प्लेट के लिए भी, इस संधारित्र के लिए हो गया V2, ठीक है, और फिर इस संधारित्र के लिए हो गया V3। तो तीनों के लिए ये जो हमारा विभवांतर है वो अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग क्यों हो गया? क्योंकि देखो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, C बराबर Q बटे V और इस प्रकार से V बराबर Q बटे C। तो तीनों में Q का मान तो सेम जा रहा है बट C का मान अलग अलग है सबके लिए। तो Q का मान सेम रहेगा लेकिन C का मान अलग अलग होगा, तो C1 C2 C3 ऐसे, तो ये भी हो जाएगा V1 V2 V3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सब में विभवांतर का मान अलग अलग होगा। अब अगर इस विभवांतर का मान निकालें तो प्रत्येक संधारित्र के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर। तो पहले संधारित्र के लिए विभवांतर V बराबर, यही फॉर्मूला यूज होगा Q बटे C। तो Q हमारा सबके लिए सेम है तो Q बटे C1, फिर उसी प्रकार से V2 के लिए तो Q बटे C2, फिर V3 के लिए ये संधारित्र C3 के लिए तो V3 बराबर Q बटे C3, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इन तीनों विभवांतर को फिर आपस में ऐड करें तो ये सभी जुड़ करके भी, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल जो सोर्स है, बाहरी स्रोत जो है वो टोटल कितना विभवांतर पर जो हमको दे रहा है V दे रहा है, और यही V जो है वो अलग अलग 3 भागों में या जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सब में बटेगा। तो इस तरह से अगर हम तीनों को जोड़े तो कुल जो हमारा विभवांतर है V वो इन सबके सम के बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। V1 का मान रखें तो Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। तो इस प्रकार से अगर हम Q यहाँ पर कॉमन लें तो 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3, तो ये हो जाएगा V का मान, ठीक है। अब ये एक अलग चीज, अब यहाँ से देखो, अब ये क्या हुआ कि तीनों संधारित्रों को जोड़े तो हमको V का मान यानी जो टोटल V मान है वो इतना आया। अब अगर सपोज करो कि ये जो टोटल हमारा जो कैपेसिटेंस है या जो भी हमको कैपेसिटेंस यहाँ पे मिल रहा है इन तीनों संधारित्रों को जोड़ने से, ठीक है, अगर हम क्या करें कि इन तीनों संधारित्रों को हटा करके ये जितना भी हमको कैपेसिटेंस दे रही है, जितना भी धारिता हमको दे रही है, जैसे मान लो कि हमको इससे तीनों को जोड़ने से 10 फैराड या 10 माइक्रो फैराड की हमको धारिता प्राप्त हो रही है, हम क्या करते हैं कि तीनों को हटा देते हैं और एक ही हम कैपेसिटर यहाँ पे लगा देते हैं, एक ही कैपेसिटर यहाँ पर लगा दिए,
ठीक है। तो एक कैपेसिटर वो ऐसा होगा कि इन तीनों जितना मिल करके देंगे वो अकेले देगा, उसका हम नाम रख देते सी एस। ठीक है, सी एस उसका नाम दे दिए। ठीक है, तो उस कैपेसिटर को कहेंगे हम इन तीनों का समतुल्य धारिता। ठीक है, उस कैपेसिटर की जो धारिता होगी इन तीनों का कहेंगे कि उसकी समतुल्य धारिता सी एस है। ठीक है, और उस संधारित्र को कहेंगे इन सभी कैपेसिटर की समतुल्य संधारित्र। ठीक है, तो अगर मान लो कि उसकी धारिता जो है, अगर फिर हम यहाँ पर लिखे समतुल्य धारिता, अगर लिखे संयोजन, ये जिस जो संयोजन से हमको जितना मिल रहा है, संयोजन की समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता सी एस हो तो समतुल्य धारिता अगर सी एस है तो उसको भी हम, उसके लिए भी विभवांतर भी बराबर आवेश उसमें भी क्यू जाएगा और उसकी धारिता हो गई सी एस, यानी भी बराबर क्यू बटे सी एस। वो अकेले के लिए हमने यहाँ पर यूज किया क्योंकि उसके लिए भी तो विभवांतर हम भी दे रहे हैं और उसमें भी आवेश क्यू ही जा रहा है, तो इसलिए उसके लिए विभवांतर का फॉर्मूला आ जाएगा भी बराबर क्यू बटे सी एस, इसको यूज। तो अब अगर देखो तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम यहाँ पर यूज करें समीकरण 1 और 2 से, तो क्या लिख सकते हैं इस तरह से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो दोनों को देखो तो दोनों का एलएचएस जो वो इक्वल है, तो आरएचएस को भी इक्वेट कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा क्यू बटे सी एस और इधर हो जाएगा क्यू, और ये हो गया 1 बटे सी वन प्लस 1 बटे सी टू प्लस 1 बटे सी थ्री। ठीक है, तो क्यू से क्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से 1 बटे सी एस बराबर 1 बटे सी वन प्लस 1 बटे सी टू प्लस 1 बटे सी थ्री। तो इस प्रकार से हमारा ये जो समतुल्य धारिता है उसके लिए फॉर्मूला निकल करके आता है कि अगर तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो उसकी समतुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होगा वो अलग अलग संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होगा, यानी 1 बटे सी वन प्लस 1 बटे सी टू प्लस 1 बटे सी थ्री, ऐसे हमारा योगफल आएगा। आप इसको देखिएगा तो आपको याद आ रहा होगा कि रेसिस्टर्स में आप ऐसा पहले पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में कि अगर हम प्रतिरोधकों को जोड़ते थे तो इस प्रकार का फॉर्मूला निकल करके आता था, लेकिन इस प्रकार का फॉर्मूला तो वहां पर समानांतर क्रम में आता है, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह का फॉर्मूला श्रेणी क्रम में आता है, तो थोड़ा सा उलट जाता है। तो अगर आप उससे भी रिलेट करिएगा तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा कि अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसकी जो समतुल्य धारिता है वो रेसिस्टेंस के समानांतर क्रम के हिसाब से आता है। ठीक है, तो वहां पे 1 बटे आर बराबर 1 बटे आर वन प्लस 1 बटे आर टू प्लस 1 बटे आर थ्री, उसी तरह से यहाँ पर 1 बटे सी वन प्लस 1 बटे सी टू प्लस 1 बटे सी थ्री। और अगर इसी तरह से बहुत सारे संधारित्र आपस में जुड़े हो तो इसको आप और भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी जुड़े हो 1 बटे सी एन तक जितने भी जुड़े सो कंटिन्यू करके आप उसको लिख सकते हैं, 4 5 8 10 जितने भी हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समानांतर क्रम का संधारित्र। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में। अब हम लोग समानांतर क्रम में इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट में कि समानांतर क्रम में अगर संधारित्र होगा तो उसको कैसे हम लोग समतुल्य धारिता निकालेंगे उसका। इन पैरेलल, पार्श्व क्रम भी इसको कहते हैं या समानांतर क्रम में कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग तीन संधारित्र लेते हैं, जैसे एक संधारित्र ये हो गया, एक फिर ये दूसरा संधारित्र और फिर इसके नीचे तीसरा संधारित्र। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ऐसे हम उसको अगर कनेक्ट करें, संधारित्रों को अगर ऐसे कनेक्ट किया जाए, ठीक, यानी सबके एक प्लेट को एक बिंदु पर और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु पर, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे समानांतर क्रम कॉम्बिनेशन। ठीक है, पार्श्व क्रम भी या समानांतर क्रम इसको कहेंगे। सबका देख रहे, सबके एक प्लेट का कॉम्बिनेशन एक बिंदु पर किया गया है कनेक्शन उसका, और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु पे। ठीक है, ये इसका हो गया C1 C2 और C3, तीनों की धारिता जो है वो अलग अलग है, C1 C2 और C3। अब इसमें क्या है, श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में यहाँ पे क्या अंतर होगा थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि तीन संधारित्र यहाँ भी है, C1 C2 और 3 पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, और एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहरी स्रोत जो है यहाँ पर भी विभवांतर इसको दे रहा है, यानी जो बाहरी सोर्स से जुड़े है वो भी विभवांतर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से भी आवेश जाएगा Q। ठीक है, अब ये Q जब इस बिंदु पे आएगा जंक्शन ए पर,
तो जैसे ही जंक्शन ए पर आएगा तो क्या हो रहा है कि यहाँ सब तीन रास्ते हैं, तो तीन रास्ते हैं तो यही जो आवेश है वो तीन भागों में बट जाएगा। ठीक है, इसमें C1 वाला में मान लो कि इसमें आवेश जा रहा है Q2 Q1, C2 में Q2 और C3 में Q3। अब ये तीन भागों में बट गया Q1 Q2 और Q3, और तीनों को जोड़ेंगे तो Q के बराबर हो जाएगा। फिर ये संधारित्र यहाँ पे आया और फिर यहाँ पर आकर के ऐड हो गया जंक्शन बी पर, और जंक्शन बी पर ऐड होकर के फिर हमको टोटल आवेश Q वापस मिल गया। तो ये जो टोटल आवेश Q यहाँ से चला था वो इस तरह से तीन भागों में बटा, फिर यहाँ पर मिल गया और फिर वापस Q हमको बन करके मिल गया। तो जो चीजें बट रही है ना उसी को हम निकालते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे वहां पर सीरीज में क्या था कि सीरीज में देखो हमारा विभवांतर बट रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बट रहा था, अलग अलग सबके लिए हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा आवेश बट रहा है, आवेश अलग अलग हो रहा है। तो इस तरह से वहां पर विभवांतर बट रहा था तो वहां पर हमने विभवांतर का मान निकाला फर्स्ट में, यहाँ आवेश बट रहा है तो हम यहाँ पर आवेश का मान फर्स्ट में निकालेंगे। तो प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान क्या होगा, तो यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, यहाँ से लिखते हैं प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश। तो प्रत्येक संधारित्र के लिए आवेश कितना हो जाएगा, तो Q1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q1 बराबर C इंटू भी होता है, तो यहाँ पर C1 इंटू भी, क्योंकि सबके लिए विभवांतर सेम है, क्योंकि सबको एक ही बिंदु से जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए विभवांतर सब में सेम जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है, इसलिए वहां पर आवेश का मान सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो Q1 बराबर C1 इंटू भी। इसी प्रकार से दूसरे के लिए अगर लिखे तो Q2 बराबर C2 इंटू भी। ठीक है, और Q3 बराबर C3 इंटू भी। ठीक है, तो चूंकि ये जो आवेश है Q यही तीन हिस्सों में बट रहा है, तो इसलिए Q बराबर हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल Q हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे Q1 का मान कितना हो गया, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। यहाँ से हम क्या करते हैं, भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये हो गया Q का मान, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, और फिर देखो जैसे हमने पिछले सोल्यूशन में हमने लिया था कि अगर ये तीनों कैपेसिटर मिल करके जितना भी हमको कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना भी तीनों मिल करके, मान लेते हैं कि तीनों मिल करके 5 माइक्रोफैराड हमको कैपेसिटेंस दे रहे हैं, धारिता दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि तीनों को हटा करके एक ही हम यहाँ पर कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, और ये भी वो कितना का, तो जितना ये मिल करके दे रहे हैं, जैसे 5 अगर दे रहे हैं तो 5 का हम यहाँ पर एक ही लगा देते हैं, तो एक ही लगा देते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं CP। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में इसको लगाया गया तो CP, और उसके लिए भी विभवांतर हमारा भी रहेगा, और उसमें भी आवेश जो होगा वो Q ही गुजरेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिख दे, यदि यहाँ लिख सकते हैं, यदि CP समतुल्य धारिता हो तो CP अगर समतुल्य धारिता हो तो उसके लिए भी आवेश उसमें भी Q जाएगा, तो Q बराबर CP इंटू भी। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 का अगर हम उपयोग करें, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो दोनों का देखो LHS इक्वल है, तो RHS को इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CP इंटू भी बराबर भी, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से CP बराबर हमको मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ से हमको कैपेसिटेंस का मान प्राप्त होता है। यानी अगर यहाँ पर अगर 3 संधारित्र या 3 से ज्यादा संधारित्र आपस में समानांतर क्रम में जुड़े होंगे तो उसकी समतुल्य जो धारिता होगी CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी ऐसे हम सीरीज में उसको जोड़ लेंगे। अगर मान लो ज्यादा हो तो CP बराबर हम C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना ज्यादा जहां तक हो वहां तक हम इसको जोड़ते जाएंगे, और जोड़ करके हम टोटल कैपेसिटेंस टोटल उसकी समतुल्य धारिता हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में ये आता है, सीरीज और पैरेलल में आपको समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पर आप ऐसे
फिगर को ड्रॉ करके, और बस इतना ही लिखना रहेगा आपका, आसानी से ये 2 मार्क्स में आता है, आसानी से आपको 2 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। 4-5 लाइन लिखना, बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखना होता है, ठीक है। अब आइए इसमें थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, समझते हैं कि सीरीज और पैरेलल को कैसे हम लोग यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे पहला मान लेते हैं कि 3 संधारित्र है, ठीक है। 3 संधारित्र है, एक C1, दूसरा C2 और तीसरा C3। थोड़ा थ्योरेटिकली हम यहाँ पे पहले समझते हैं C1, C2 और C3। और तीनों संधारित्र का मान जो है वो इक्वल है, और उसको हम लोग C मान लेते हैं, C माना, ठीक है। तीनों का इक्वल है तो हम उसको C मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं पहले तीनों को। तो अगर हम सीरीज में जोड़े, इन सीरीज यानी श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे। तो 1/C1 के जगह पर C, C2 की जगह पर भी C और C3 की जगह पर भी C। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 3/C, और इस तरह से CS का मान निकालेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा C/3, ठीक है। तो ये हमको मिला CS बराबर C/3 सीरीज में। अब इसी प्रकार से अगर इसको पैरेलल में जोड़े, इन पैरेलल, ठीक है, समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे बस उसी का हम यूज कर रहे हैं समानांतर क्रम में, ठीक। तो समानांतर क्रम में यहाँ पर हो गया C1 की जगह पर C, दूसरा C और C3 की जगह पर भी C, तो तीनों को जोड़े तो ये हो जाएगा 3C, ठीक है। तो CP बराबर 3C, ये मिला हमको समानांतर क्रम में, और ये मिला है हमको श्रेणी क्रम में। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या हो रहा है कि संधारित्र समतुल्य जो धारिता है वो पहले की तुलना में कम हो जा रही है, ठीक है, C/3 आ गया, यानी कम हो गई। और समानांतर क्रम में जोड़े हैं तो क्या हो रहा है, ट्रिपल यानी 3 गुना हो गया, जितना भी होगा मतलब बढ़ जा रहा है। यानी इसका अर्थ हो कि समानांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो जो टोटल धारिता होगी वो बढ़ेगी, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो घटेगी। अब इन दोनों का रेशियो करके देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हमको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। अगर हम यहाँ पर रेशियो करें CP/CS, ठीक है, CP को ऊपर रखते हैं तो ये हो जाएगा 3C, और CS का मान रखते हैं यहाँ पर C/3, तो ये C से C हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। डेट मीन्स क्या मिला हमको कि अगर CP और CS का अगर हम रेशियो निकालें तो 9:1 का रेशियो आता है, ठीक है, 9:1। यानी अगर 3 संधारित्र तो तीनों का मान बराबर हो और तीनों को सीरीज में जोड़ा जाए और फिर पैरेलल जोड़ा जाए, तो समानांतर और ये श्रेणी क्रम के जो उसकी समतुल्य धारिता होगी उसका जो रेशियो होगा वो 9:1 आएगा। तो यहाँ देखिएगा, चूंकि यहाँ पर 3 रेसिस्टर है, ठीक है, तो 3 रेसिस्टर है तो 3 का अगर स्क्वायर करें तो 9 आ रहा है, तो 9:1 आ रहा है। तो यहाँ से बहुत, अगर आप इस यहीं पे जैसे 3 हमने जोड़े, अगर 3 की जगह पर हम 4 लेते, ठीक है, तो 4 लेते तो ये हो जाता 9 की जगह पर 16, ठीक है, 5 लेते तो ये हो जाता 9 की जगह पर 25, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एक रिलेशन मिलेगा n²1 का, n²1, यानी n² क्या है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, जितना कैपेसिटर्स आप जोड़ेंगे, ठीक है, उसके स्क्वायर 1, ठीक है। यानी अगर 4 जोड़ेंगे तो 16:1, 3 जोड़ेंगे तो 9:1, 2 जोड़ेंगे तो 4:1, ठीक है। इस प्रकार से हमको ये रिलेशन मिलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि CP और CS का अगर इक्वल है तो, अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये रेशियो नहीं काम करेगा, ये इक्वल होगा तभी ये रेशियो हमारा काम करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सा कैपेसिटर्स बना करके देखते हैं। जैसे एक ये हो गया, ऐसे लेते हैं हम एक कैपेसिटर्स, ठीक है, दो यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स, और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और बनाते हैं 3। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक यहाँ पर पैरेलल में इसको ऐड करते हैं, पैरेलल में कुछ और भी यहाँ पर भी एक ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इसको मान लेते हैं कि 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, और ये भी 2 माइक्रोफैराड, और 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये हो गया हमारा
3 नहीं, इसको कुछ और लेते हैं, 4 माइक्रोफैराड इसको ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 4 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार सब कॉम्बिनेशन हो गया, और कहा जाए कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत बार आता है, या लगभग हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इस तरह कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है और उसमें आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जहां पर जैसे आवेश जो जा रहा है, आवेश जहां पे बटेगा वहां से वो पैरेलल हो जाएगा, और जहां पे फिर मिल करके जाएगा वो सीरीज में होगा। इसको समझने का तरीका यही है कि अब जैसे आप कहेंगे सर इसमें कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, ये कैसे समझेंगे? तो जो आवेश सेम आवेश जिसमें जा रहा है वो सीरीज में होगा, अगर आवेश बट गया जहां से वो पैरेलल हो जाएगा, जितने में बटेगा वो सब पैरेलल होते जाएंगे। तो ये आवेश इसमें आया, लेकिन यहाँ पर आया तो यहाँ से 3 रास्तों में बट गया, इससे इसमें इसमें, तो 3 भागों में बट रहा है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, और फिर ये तीनों देखो यहाँ पे आकर के ऐड हो गया आपस में, और ऐड होकर के फिर वही आवेश जा रहा है, जो आवेश इसमें गया था वही आवेश इसमें जा रहा है, तो फिर ये इसके साथ यह सीरीज में हो गया। और अगर इस पूरे को निकालोगे तो ये पूरा भी इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि ये जो जो आवेश इन 3 भागों में जो बट रहा है ना, इस ये जो पैरेलल हो गया, पहले इसका कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इसको फिगर को फिर से हम रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये वाला हो गया हमारा 2 माइक्रोफैराड, ये वाला हो गया हमारा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये वाला, अब यहाँ पे क्या है कि तीनों यहाँ पर पैरेलल है, तो पैरेलल में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Cp या बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो क्या हो जाएगा, तीनों तो बराबर है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये सीपी का मान हो गया, तो ये हमारा 6 माइक्रोफैराड अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो आया, ये जो बीच में हम ये इसी का टोटल हम लिख दिए यहाँ पे। अब ये तीनों सीरीज में होगा, क्योंकि देखो जो आवेश इसमें जा रहा है वही इसमें भी जा रहा है, वही इसमें भी जा रहा है, और फिर यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, तो तीनों में सेम आवेश जा रहा है, तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे। अब तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो फिर सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब मान रख दो, C1 के जगह पर 2 माइक्रोफैराड, फिर C2 के जगह पर 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, और इसके जगह पर 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब सबका एलसीएम निकाल करके जोड़ लो और फिर सीएस का मान निकाल लो, ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से हम सीएस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, बस वहां पर एक ही चीज को ध्यान देना है कि जहां से आवेश बटेगा, तो जितने भागों में बटेगा वो सभी भाग जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे, और जिसमें आवेश सेम जा रहा है वो सीरीज में होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो कभी सीरीज और पैरेलल में आपका गलत नहीं होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे ठीक है, इस प्रकार से। अब ये है यहाँ पे, ये यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ पे भी कैपेसिटर एक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है थोड़ा सा, यहाँ पे एक हम कैपेसिटर लेंगे, एक यहाँ पे लेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एक कैपेसिटर हम बनाते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ पे बनाते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, और एक कैपेसिटर हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस कैपेसिटर को ये मान लो कि 5 माइक्रोफैराड है, ये 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है। फिर ये 5 माइक्रोफैराड है, और ये 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है। और ये मान लो कि 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और उसमें इस तरह से उसमें संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे हमको देखो, इस तरह का जब भी कॉम्बिनेशन हो तो एक चीज को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो 5 माइक्रोफैराड अपॉन 10 माइक्रोफैराड, ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया, 1/2 का। उसी प्रकार से नीचे वाला जो है वो भी सेम है, 5 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड, या कुछ और भी हो सकता है, उसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस केस में, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जगह सेम है, तो रेशियो हमारा 1/2 का आ रहा है, यानी इसका भी रेशियो 1/2, इसका भी रेशियो 1/2।
ये भी हो सकता था कि यहाँ पर ये जो है वो 5 ना हो करके और ये 10 ना हो करके कुछ दूसरा होता, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये 10 माइक्रोफैराड रहता और ये हो गया 20 माइक्रोफैराड। तो अगर उसका भी रेशियो निकालते 10 माइक्रोफैराड अपॉन 20 माइक्रोफैराड और इसका भी रेशियो निकालते तो ये भी आता 1/2, ठीक है। तो दोनों स्थिति में चाहे जितना भी यहाँ पर कैपेसिटेंस उसका जितना भी हो, धारिता जितनी भी हो, हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे और इन दोनों से का रेशियो निकालेंगे। अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है तो बराबर है, तो ये बीच वाला जो कैपेसिटेंस है इससे कोई लेना देना आपको नहीं रखना है, उसका कोई यूज सर्किट में नहीं है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा इसको विटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, ये हम लोग आगे इलेक्ट्रिक चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इससे चूंकि जुड़े क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो अगर इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल हो गया तो वैसी स्थिति में ये बीच वाला जो होता है कैपेसिटर उसका कोई रोल नहीं होता, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल या उसको छोड़ देंगे। सिर्फ हमको इसी से मतलब रहेगा, ऊपर वाला दो और नीचे वाला दो, बीच से कोई मतलब नहीं। डेट मीन्स कि अब ये जो होगा हमारा कुल मिलाकर के ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये बस एक रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, और बीच वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि अब ये जो 5 माइक्रोफैराड है और ये 10 माइक्रोफैराड है, ये दोनों आपस में सीरीज में हो, क्योंकि जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश घूम करके फिर इसमें भी जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, ये हो गया 10 माइक्रोफैराड और ये हो गया 20 माइक्रोफैराड, तो ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे। और इस प्रकार से इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में निकाल करके फिर आपस में इसको पैरेलल में जोड़ देंगे तो हमारा नेट जो होगा कैपेसिटेंस निकल जाएगा। जैसे अगर हम इसको यहाँ पर निकाले तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का 1/5 प्लस 1/10, ठीक है। तो ये एलसीएम हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/10। तो इस प्रकार से ये 1/CS का मान हुआ, तो CS का मान हो जाएगा यहाँ पर 10/3। तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और नीचे वाला पार्ट को भी फिर निकालेंगे तो 1/CS, तो ये हो गया 1/10 + 1/20। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 10 20 से आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 1, ये भी हो जाएगा 3/20, ठीक है। तो इस प्रकार से CS का मान हो जाएगा 20/3, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये 10/3 हो गया और ये 20/3 हो गया। और तो ये पूरा जो होगा, अगर इसको फिर से हम रीड्रॉ करें, इसको अगर ऐसे फिर से रीड्रॉ करते हैं हम, तो अब इस प्रकार से ये बन जाएगा, एक कैपेसिटर ऊपर और एक कैपेसिटर यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो इसका मान हो गया 10/3 माइक्रोफैराड और इसका हो गया 20/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब इस प्रकार से दोनों पैरेलल हो गए, तो दोनों पैरेलल हो गए तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो अब इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पर, अब इक्विवेलेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का, तो ये हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैराड प्लस 20/3 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा 20 + 10 30/3 माइक्रोफैराड, दैट मीन्स की 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पूरे सर्किट का जो होगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो इसको फिगर को रीड्रॉ करके सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा कि पहले ऊपर वाले का रेशियो चेक करेंगे, फिर दूसरे नीचे वाले का रेशियो चेक करेंगे। अगर दोनों रेशियो बराबर है तो बीच वाले का कोई मतलब नहीं है, तब ये फिगर रीड्रॉ करके हमारा ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर वाले को सीरीज में, फिर नीचे वाले को सीरीज में और जोड़ देंगे तो फिर हमारा ये रीड्रॉ करके फिगर ऐसे आ गया। और फिर ये दोनों पैरेलल हो गए तो इन दोनों पैरेलल को हम यहाँ पर जोड़ दिए और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जोड़ करके इसका निकाल सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर्स कहा जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कैपेसिटर में, ठीक। तो कैपेसिटर में हमको एक और टॉपिक पढ़ना है, एनर्जी stored in a charged कैपेसिटर। आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी अगर कोई
कैपेसिटर है उसको हम आवेश दे करके उसको चार्ज कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो आवेशित करने में कुछ कार्य होता है। अब वो कार्य कैसे होता है पहले उसको समझते हैं, फिर उसमें ऊर्जा कैसे आएगी उसको हम लोग समझ लेंगे आसानी से। जैसे मान लो कि ये हमारा एक कैपेसिटर हो गया, एक्स वाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। इसमें यहाँ पर हम क्यू आवेश इसको दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्यू आवेश प्रारंभ में दिए, थोड़ा सा आवेश दिए, थोड़ा सा कोई भी आवेश। तो जैसे ही आवेश इस पर देंगे तो एक इंडक्शन होगा, प्रेरण होगा, और प्रेरण के फलस्वरूप दूसरे प्लेट पर यहाँ पर निगेटिव आवेश जनरेट हो जाएगा, और निगेटिव आवेश, और इसको हम लोग यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दिए हुए हैं, ठीक है। तो सारा पॉजिटिव आवेश इसमें चला गया और निगेटिव आवेश इस पर जनरेट हो गया। बीच की दूरी जो है वो डी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम इस पर क्यू आवेश यानी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ चार्ज हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो जैसे ही इसको आवेश देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव और दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और इस प्लेट पर प्लस आवेश यानी धन आवेश आ गया। अब इसके बाद से अगर कोई दूसरा अगर थोड़ा सा भी अमाउंट में अगर हम उस पर चार्ज देंगे, तो अब इस चार्ज को इस पर देने में काफी मेहनत करना पड़ेगा चार्ज को ट्रांसफर होने में। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस आवेशित जो प्लेट है वह अब इस धन आवेशित जो धन आवेश जो उधर से आ रही है उसका वो प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई आवेश नहीं था तो आसानी से चार्ज चला गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर लिया। अब इस पे प्लेट पर धन आवेश आ गया, अब फिर आगे जो आवेश आएगा अब इस धन आवेश के कारण क्या होगा, उस पर प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, और उस प्रतिकर्षण के बावजूद हम इस पर चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। प्रतिकर्षण हो रहा है लेकिन चार्ज ट्रांसफर होगा। क्यों ट्रांसफर होगा? क्योंकि वो जिस सोर्स से चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है उसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से बहुत ही ज्यादा हाई है। जैसे कि सेम उसी तरह से जैसे कि मान लेते हैं कि एक वस्तु है, दो वस्तुएं हैं, ठीक है। एक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जैसे मान लो कि एक 50 डिग्री सेल्सियस पे है और एक 10 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और दोनों को एक धातु से ऐसे जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इस जिसका तापमान ज्यादा है उसमें से उष्मा निकल करके कम तापमान वाले वस्तु की तरफ जाती रहेगी, और ये तब तक जाएगी जब तक कि दोनों का तापमान जो होता है वो बराबर बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आवेश के रिपल्सन हो रहा है लेकिन उसके बावजूद उस पर आवेश जाएगी, इसलिए कि जो सोर्स है जिससे आवेश दिया जा रहा है उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, विभव बहुत ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा आवेश है, तो इस कारण से आवेश इस पर ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन इस प्रतिकर्षण के बावजूद चूंकि जो हम आवेश दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बल के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं। तो जब भी हम बल के विरुद्ध काम करते हैं ना, तो वो जो वर्क होता है वो कहीं ना कहीं इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और आप लोग 9th क्लास में या इसके पहले के क्लासों में 11th वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे कार्य ऊर्जा सिद्धांत के बारे में, कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अगर वस्तु गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है, या अन्य भिन्न भिन्न कई तरह से ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है किया गया कार्य। तो यहाँ पर भी जो हम प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो हम आवेश दे रहे हैं वो आवेश यहाँ पर भी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। तो जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसमें ऊर्जा स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब कितनी ऊर्जा स्टोर होती है, ठीक है, उसको हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितनी ऊर्जा यहाँ पर स्टोर होगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करते हैं ऊर्जा कितनी यहाँ पर स्टोर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम उस पर Q आवेश देते हैं तो Q या Q1 आवेश मान लेते हैं, ठीक है ना, Q1 आवेश मान लेते हैं कि Q1 आवेश हम देते हैं। यहाँ पर एक कुछ चीजें जो हम पहले से मान करके लेके चल रहे हैं उसको लिख देते हैं। संधारित्र की धारिता पहले लिख देते हैं, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की जो धारिता है वो C है, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वो है D, ठीक है। और आवेश जो दिया गया है, आवेश प्रारंभ में जो हम उस पर आवेश देते हैं वो Q1 है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना यहाँ पे माना प्रारंभ में Q1 आवेश, ठीक है, Q1 आवेश दिया जाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में Q1 आवेश दिया जाता है,
ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CB। तो प्रारंभ में अगर हम Q1 आवेश देंगे तो दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है, विभवांतर, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 बराबर या V बराबर जो भी हो, ठीक है, V बराबर भी लिख सकते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1 बटे C, V बराबर Q1 बटे C। तो इस प्रकार से इसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया Q1 बटे C, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये विभवांतर उत्पन्न हुआ, हमने प्रारंभ में Q1 आवेश दिया, तो अब अगर इससे ज्यादा हम फिर मान लेते हैं कि इसके बाद DQ आवेश उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, पुनः यहाँ लिख सकते हैं, पुनः DQ आवेश देने पर किया गया कार्य। तो अगर DQ आवेश देते हैं तो DQ आवेश देने पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, DW बराबर कार्य बराबर विभवांतर गुने आवेश, ठीक है, तो विभवांतर भी हो गया और आवेश जो हो गया वो DQ हो गया। तो ये आवेश हम उसको दिए DQ, तो DQ देने पर किया गया कार्य DW बराबर V इंटू DQ। तो अब यहाँ पे V का मान हम पहले से निकाल चुके हैं, Q1 बटे C इंटू DQ। तो ये हमारा किया गया कार्य हो गया। लेकिन अब चूंकि क्या है कि आवेश हमको सिर्फ Q1 नहीं ना देना, हमको पूरा संधारित्र को अच्छे से आवेशित करना है, ठीक है। तो टोटल अच्छे से आवेशित करने के लिए टोटल कार्य कितना हो जाएगा Q आवेश देने में, तो उसको हम लोग निकालेंगे। तो संधारित्र को Q आवेश, ठीक है, इसलिए यहां पर लिखेंगे संधारित्र को Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो कुल कार्य के लिए क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, W इक्वल टू इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, DW को 0 से लेकर के W तक, टोटल वर्क डन हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे DW का मान रखेंगे, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है संधारित्र की जो धारिता है वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा Q1 इंटू DQ का, और कितना से, तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के Q आवेश इसको हमको देना है, ठीक है। तो Q1 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से Q के लिए, तो ये हो गया 1/C, इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर Q1 का स्क्वायर बाई 2 और ये 0 और अपर लिमिट Q, तो 1/C। अब यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे तो Q स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो Q1 के जगह पर 0, ठीक है। इंटीग्रेशन इतना तो जरूर आपको पता होगा, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन आता है, इसलिए हम सिर्फ इसको कर रहे हैं। तो Q स्क्वायर बाई 2, अब यहाँ पे क्या हो गया, W का मान Q स्क्वायर बाई 2C, ये हमारा किया गया कार्य हो गया। और यही जो किया गया कार्य होगा, ये जो हमारा किया गया कार्य होगा, वही किया गया कार्य, फिर से ये 1/C और ये हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो इसलिए W बराबर ये Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। तो ये जो किया गया कार्य होगा, यही किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगी। कहाँ ऊर्जा के रूप में संचित होगी, तो प्लेटों के बीच का जो क्षेत्रफल है ना, इसी में ऊर्जा जो होती है वो संचित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से W बराबर Q स्क्वायर बाई 2C, तो इसलिए संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C हमको फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को और भी, जैसे Q का वैल्यू C का वैल्यू चेंज करके इसके और भी एक दो फॉर्म्स हम इसके बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको मिला था, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे हमको मिला था U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, और चूंकि हमारे पास क्या है Q बराबर C इंटू V, तो अगर इसको यूज करें तो U बराबर C स्क्वायर V स्क्वायर बटे 2C, तो इसलिए U बराबर ये कट जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, ये हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पर। यानी एक फॉर्मूला ये हुआ और एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो Q और C के रूप में है, ये फॉर्मूला C और V के रूप में है। अगेन इसी को अगर हम इसमें इस फॉर्मूला फिर C का वैल्यू यूज करें तो C बराबर हो जाता है Q बटे V, तो इसलिए U बराबर Q स्क्वायर बटे 2 और Q बटे V। तो
तो एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा और V ऊपर चला जाएगा, तो U बराबर एक और फॉर्मूला मिल जाएगा 1/2 Q इंटू V। तो ये Q इंटू V के रूप में ये एक और फॉर्मूला, यानी कैपेसिटेंस के जो एनर्जी स्टोर होती है उसके तीन फॉर्मूले हम यहाँ पर देते हैं, और तीनों अलग अलग टर्म में है। पहला Q और C के टर्म है, दूसरा C और V के टर्म है, और तीसरा Q इंटू V के टर्म है। ठीक है, ये चीज होता है। अब इसमें एक और चीज समझते हैं, थोड़ा सी एनर्जी डेंसिटी, थोड़ा अगर जैसे हमारे पास अभी हमने जो यहाँ पर निकाला कि जैसे इसके प्लेट संधारित्र की धारिता C है, प्लेट का क्षेत्रफल A है, और उस पर हम Q आवेश अब दे चुके हैं। तो Q आवेश दे चुके हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी हैव, प्लेट का एरिया A है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A। ठीक है, तो इस प्रकार से ये Q बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन थोड़ा सा इसको और भी हम लोग चेंज करेंगे। जैसे प्लेटों के बीच हम लोग पढ़े थे कि संधारित्र के प्लेटों के बीच जो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जो विद्युतीय क्षेत्र बनता है, इसका फॉर्मूला जब हम लोग कैपेसिटेंस निकाल रहे थे तो हम लोग पढ़े थे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को फिर हम यहाँ पर उत्पन्न यहाँ पर यूज करते हैं। अगेन प्लेटों के बीच क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र, तो प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र क्या हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम यहाँ से सिग्मा का मान निकालें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू पी। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, सिग्मा को, ठीक है, ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे, ये सिग्मा बराबर हमारा आया सिग्मा बराबर Q बटे A, और फिर E बराबर हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम E के वैल्यू में ही सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इसका मान रख दें तो ये हो जाएगा Q बटे A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ठीक है, ये हमारा एक Q का मान निकल करके आता है, और इसमें जो भी चीज है ना वो सब लगभग कांस्टेंट है। ए प्लेट का क्षेत्रफल हो गया, एप्सिलॉन नॉट वायु की विद्युशीलता हो गई, और ई विद्युतीय क्षेत्र जो प्लेटों के बीच उत्पन्न हो उसका मान हो गया। और संधारित्र की धारिता, इसको भी हम यहाँ लिखते हैं संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की अगर हम धारिता लिखें तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हो जाता है। अगर इन दोनों को अगर हम यूज करें ये वाला फॉर्मूला में, तो इसलिए U बराबर संधारित्र की ऊर्जा, फॉर्मूला क्या है, Q स्क्वायर बाई 2C। अब Q का वैल्यू क्या हमारे पास आया, एप्सिलॉन नॉट A इंटू E, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 2, और C का मान लिख देते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, A का स्क्वायर, E का स्क्वायर, और D ऊपर चला गया तो ये D ऊपर लिख लेते हैं, और 2A एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देखोगे तो बहुत सारा टर्म्स कट जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, A से एक कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो एक A बचेगा तो एक A यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और एक D बचेगा तो D यहाँ पर लिख लेते हैं, और फिर 1/2, और क्या बचेगा ऊपर में, तो यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट बच गया। ठीक है, और E स्क्वायर बच गया। ठीक है, एक A यहाँ पे आ गया, और E स्क्वायर बच गया, और D यहाँ पे आ गया, ये चीज हमारे पास बच रहा है। अब A इंटू D क्या, ये चीजें यहाँ पे समझना है, यहाँ से समझते हैं। A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, और D बीच की दूरी है, तो क्षेत्रफल इंटू दूरी, तो ये हो जाएगा कैपेसिटर का वॉल्यूम, कैपेसिटर का आयतन, क्षेत्रफल गुने दूरी। ठीक है, तो कैपेसिटर का आयतन हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो गया कैपेसिटर का, तो ये जो ऊर्जा है U, ये ऊर्जा U का मान होगा। ठीक है, अब इस ऊर्जा में अगर हम इसके वॉल्यूम AD से भाग कर दें, ठीक है, इसके वॉल्यूम AD से अगर हम भाग कर दें, ठीक है, तो एडी से भाग कर देंगे तो क्या बच जाएगा, तो ये मिलेगा क्या,
तो हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा में उसके आयतन से भाग कर रहे हैं। तो ऊर्जा में आयतन से भाग करेंगे तो प्रति एकांक आयतन ऊर्जा हो जाएगी, और प्रति एकांक आयतन ऊर्जा को हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और उस ऊर्जा घनत्व को हम लोग जो है यहाँ पर स्मॉल यू से दिखाते हैं। तो स्मॉल यू बराबर ऊर्जा घनत्व बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व का मान हो जाएगा कैपेसिटर का। ठीक है, तो कैपेसिटर में जो भी ऊर्जा संचित होती है, तो कभी कभी ये दे देता है एग्जाम में कि ऊर्जा घनत्व का भी मान निकाले। तो कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा घनत्व होगी उसका मान यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और यहाँ पर ई लिख देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, क्योंकि ये फिर आप मैग्नेटिज्म पढ़िएगा, चुंबकत्व पढ़िएगा, तो उसमें भी ऊर्जा घनत्व का मान आपको निकालना रहेगा। तो इस तरह से ऊर्जा घनत्व का मान निकालते हैं हम लोग। यू ई बराबर यहाँ लिख देते हैं, यू ई बराबर यू बटे ए डी बराबर ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व, ठीक है, ये चीज हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऊर्जा, जैसे कैपेसिटर में संचित ऊर्जा का मान हमने निकाला, बहुत सारे फॉर्मूले निकाले, और फिर ऊर्जा घनत्व हमने निकाला। ठीक है, तो कैपेसिटर में हमको यहीं तक ये चीज पढ़ना है। आगे हमारा जो है कुछ डायलैक्ट्रिक्स है, डायलैक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और फिर डायलैक्ट्रिक्स का कैपेसिटर में हम लोग यूज देखेंगे, उसका एप्लीकेशन समझेंगे। ठीक है, तो अब ये चैप्टर का लास्ट ही एक टॉपिक बचा हुआ है, 1 या 2 क्लासेज में हमको लग रहा है ये आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। देखिए, समझिए, एक बार में ना समझ आए तो दोबारा तिबारा देखिए। फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो जरूर कमेंट्स में बताइए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।